हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्रेट स्कॉलर्स एकेडमी। मैं हूं सनी जैन और आज मैं आपका वेलकम करता हूं अपनी चैप्टर नंबर 9 में, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट के चैप्टर में। और इस चैप्टर में हम अपने 15 डेज चैलेंज को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट का मतलब है रोजगार और अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है बेरोजगारी। एम्प्लॉयमेंट आपके देश को तरक्की देता है और बेरोजगार आपके तरक्की को रोक देता है, आपके देश को गरीबी की तरफ लेकर जाता है। तो हम वहाँ सारे के सारे टॉपिक इसके अंदर पढ़ने वाले हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के लिए रीजंस हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे कि एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट होती क्या है। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि साइज ऑफ वर्कफोर्स, हमारे यहाँ पर कितने लोग काम करते हैं, रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन इंडिया, लोग कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारे सेक्टर्स को। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स इन द इंडस्ट्री, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में कितने कितने लोग लगे हुए हैं। उसके बाद जॉबलेस ग्रोथ करके एक टॉपिक आ जाता है, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। उसके बाद कैजुअलाइजेशन और इंफॉर्मलाइजेशन, ये दो टर्म्स हैं जो आजकल नई यूज़ हो रही हैं, इनको भी हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट के कॉजेज़ और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश भी हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन पीपल आर विलिंग टू वर्क। देखो, ये वो सिचुएशन है। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है बेरोजगारी। बेरोजगारी का मतलब क्या है कि लोग काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें काम मिल नहीं रहा। हमारे पास इतनी जॉब्स, इतनी नौकरियां अवेलेबल ही नहीं है जो हम उसे दे सके। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन पीपल आर विलिंग टू वर्क। विलिंग का मतलब है उनकी काम करने की इच्छा है। एट एग्जिस्टिंग वेज रेट, मतलब जिस तनख्वाह पर जो तनख्वाह उन्हें मिल रही है वो उस पर काम करने को तैयार हैं, वो काम कर भी सकते हैं, यानी दे आर फिजिकली और मेंटली फिट, वो काम कर भी सकते हैं बट दे आर नॉट गेटिंग वर्क, लेकिन उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा। दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट। इट शुड बी नोटेड दैट पीपल सच हु आर नॉट विलिंग टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट। सपोज करो मैंने किसी लेबर को कहा कि भाई मैं 400 रुपये में आपको काम देने वाला हूँ, और वो मना कर देता, भाई मैं तो ज़्यादा तनख्वाह पर काम करूँगा, मैं तो कम तनख्वाह पर काम ही नहीं करता। तो वो क्या कहता है, सच पीपल हु आर नॉट विलिंग टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट, वो लोग जो करंट तनख्वाह पर काम करने को खुश नहीं है, दैट आर नॉट कंसिडर्ड टू बी अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयड उसे हम कंसिडर नहीं कर सकते, उन्हें हम बेरोजगार कंसिडर नहीं कर सकते। अब इसका मतलब क्या है, अब लॉकडाउन लगा हुआ है, सपोज करो लोगों की नौकरियां जा रही हैं, हम उसे कहते हैं भाई पहले तू 600 लेता था, चल मान लिया अब तू 500 में काम कर ले, और हम उसे वर्क देने को तैयार हैं, लेकिन वो काम करने को तैयार नहीं है उस तनख्वाह पर, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, वो अपनी मर्जी से उस वर्क को छोड़ने की कोशिश कर रहा है। हु इज़ अ वर्कर? वर्कर कौन है? वर्कर वो बंदा जो किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी में लगा रहे, जो आपके जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता रहे, जो आपके देश की प्रोडक्शन को बढ़ाता रहे, दैट इज वर्कर। तो अ वर्कर इज एन इंडिविजुअल हु इज एंगेज्ड इन सम प्रोडक्शन एक्टिविटी। अ वर्कर इज एन इंडिविजुअल एंगेज्ड इन प्रोडक्शन एक्टिविटी जो आपके जीडीपी को बढ़ाने में हेल्प करता है। इसके बाद वर्कर को हम क्लासिफाई कर सकते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड और हायर्ड। सेल्फ एम्प्लॉयड जो अपने लिए काम करता है, जो खुद के लिए काम कर रहा है, दैट मीन्स खुद का बिजनेस कर रहा है, खुद के फार्म पे खेती बाड़ी कर रहा है। तो दीज आर दोज वर्कर हु आर एंगेज इन देयर ओन बिजनेस, जो खुद के बिजनेस के लिए, खुद के प्रोफेशन के लिए काम करते हैं, दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड। अब हायर्ड कौन होंगे? जिसको हमने हायर किया है, जो दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, जो दूसरों के अंडर नौकरी कर रहे हैं। दीज आर द वर्कर हु वर्क फॉर अदर। जो लोग दूसरों के लिए काम कर रहे हैं हम उसे हायर्ड वर्कर कहते हैं। ए प्रूफ रीडर वर्किंग इन पब्लिकेशन हाउस, भाई पब्लिकेशन हाउस में एक रीडर वर्क कर रहा है, दैट इज आपका हायर्ड वर्कर। इसके बाद हायर्ड वर्कर्स को ही हमने दो कैटेगरी में बांट दिया, एक तो है कैजुअल वर्कर्स और एक रेगुलर वर्कर। रेगुलर, देखो नाम से ही हिंट लगाएंगे, रेगुलर मतलब बंदा रेगुलर जॉब पे जाता है, वो डेली 8 to 10 जॉब करता है, 8 to 6 जॉब करता है, तो वो क्या है, रेगुलर बैग उठाएगा और सपोज करो शॉप पे लगाए तो शॉप पे, कंपनी पे लगाए तो कंपनी पे डेली जाएगा। तो रेगुलर वर्कर्स कौन से होंगे? दीज आर ऑन परमानेंट पेरोल ऑफ द एम्प्लॉयर, डेली जाते हैं, साल के 365 दिन काम करते हैं। दे आर एंटाइटल्ड और सिक्योरिटी बेनिफिट, इन लोगों को सारे सिक्योरिटी बेनिफिट, प्रोविडेंट फंड और ये आपके पेंशन, ग्रेच्युटी, ये सब दिया जाता है।
कैजुअल वर्कर, दिहाड़ी मजदूर। दिहाड़ी मजदूर जैसे कि सपोज करो जो घर बनाने वाले मजदूरों को हम ले लेते हैं, भाई लेबर चौक पर खड़े होते हैं, झुंड में खड़े होते हैं, कई लोगों को काम मिलता है, कई लोगों को काम नहीं मिलता। तो दीज आर ऑन डेली वेजेस, दे आर नॉट हायर्ड बाय द एम्प्लॉय और रेगुलर बेसिस। इनको साल के 365 दिन काम नहीं मिलता, क्या पता ये 10 दिन काम मिले, क्या पता 20 दिन काम मिले, इनका कोई कंफर्म नहीं है। तो दे आर नॉट गिवन सोशल सिक्योरिटी, तो इसीलिए इनको ना तो कोई भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलते। इसके बाद आपके पास आ जाता है 3 इंपॉर्टेंट टर्म। इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार देखी गई है। सपोज करो हमारे पास 3 टर्म है, लेबर फोर्स, लेबर सप्लाई और वर्क फोर्स। सबसे पहले हम लेबर फोर्स की बात करते हैं। सपोज करो मैं लेबर चौक पे गया, सपोज करो लेबर चौक पर गया, वहाँ पर 100 लेबर खड़ी थी, वहाँ पर 100 लेबर खड़ी है। हर बंदा वहाँ पर काम करना चाहता है, हर बंदा वहाँ पर काम कर सकता है। तो मेरे पास उस टाइम वहाँ पर कितने लोग अवेलेबल हैं? दैट इज 100। तो कहता है लेबर फोर्स रेफर्स टू द नंबर ऑफ वर्कर्स एक्चुअली वर्किंग और विलिंग टू वर्क। तो उस टाइम उस जगह पर 100 लोग अवेलेबल थे, दैट इज लेबर फोर्स। लेकिन अब मैंने कहा कि भाई मैं तो 400 रुपये डेली के हिसाब से तुम्हें दे सकता हूँ। तो अब कुछ लोग होंगे जो कहेंगे यार ना 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 ना, ये तो बहुत कम है, मैं इस वेजिस पर काम नहीं करता। लेकिन उस 100 लोगों में से सपोज 20 या 30 या 20 लोग काम करने को तैयार हो गए, से 20 लोग काम करने को तैयार हो गए उस तनख्वाह पर। तो लेबर सप्लाई क्या हुई? उस 100 लोगों में से जो एग्जिस्टिंग तनख्वाह पर काम करने को तैयार हो गए, दैट इज लेबर सप्लाई। तो कह रहे लेबर सप्लाई रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ लेबर दैट आर विलिंग टू ऑफर कोरस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर वेज रेट। जो विलिंग टू वर्क, काम करने को तैयार है, अपनी सर्विसेज देने को तैयार है उस पर्टिकुलर वेज रेट पर। तो लेबर फोर्स मतलब वहां पर खड़े 100 के 100 लोग, जितने लोग काम कर सकते हैं। और लेबर सप्लाई जो मैंने 400 रुपए की तनख्वाह ऑफर करी, उसमें से कितने लोग काम करने को तैयार हुए, दैट इज लेबर सप्लाई। तो लेबर फोर्स वेजिस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन लेबर सप्लाई आपकी वेजिस से रिलेटेड है। तो यू मे एबल टू वर्क 10 आवर्स अ डे बट यू आर विलिंग टू वर्क और 6 आवर्स एट अ पर्टिकुलर वेज रेट। भाई 400 रुपये, मुझे पूरे दिन के 600 रुपये मिलते थे तो मैं 10 घंटे काम करता था। मालिक ने मुझे 400 रुपये दिए, मैं 6 घंटे काम करता, लेकिन मेरी मजबूरी क्या है, मेरे पास काम नहीं था तो मुझे ज़्यादा काम करना। तीसरा हमारे पास आ जाता है वर्कफोर्स। वर्कफोर्स का मतलब रेफर्स टू द एक्चुअली वर्किंग। अब देखो 100 लोगों में से 20 लोगों को काम मिला था, 80 लोग वहीं चौक पर खड़े रह गए। तो जो लोगों को काम मिल चुका, दैट इज माय वर्कफोर्स, जो मेरे लिए काम कर रही है। और बाकी 80 लोग क्या है? अनएम्प्लॉयड है। तो जिन लोगों को काम मिल गया, दैट इज माय वर्कफोर्स। डज नॉट अकाउंट फॉर दोज हु आर विलिंग टू वर्क बट नॉट वर्किंग। हम इनको इंक्लूड नहीं करते जो काम कर सकते थे लेकिन जो काम करने को तैयार नहीं हुए। यानी वो 80 लोग काम कर सकते थे लेकिन वो काम करने को तैयार नहीं हुए, वो हमारी वर्कफोर्स नहीं है। तो अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो वर्कफोर्स क्या है? टोटल 100 लोगों में से जिन लोगों ने काम नहीं किया, 80 लोगों ने काम नहीं किया, तो 100 माइनस 80 दैट इज 20। तो 20 लोग मेरे पास काम कर रहे हैं। और अगर मैं चाहूं तो ये भी पता कर सकता हूं कि कितने लोग बेरोजगार रह गए। तो लेबर फोर्स में से जब मैं वर्क फोर्स माइनस कर दूंगा, 100 में से 20 लोग जो काम कर रहे हैं उसे माइनस कर दूंगा, तो मेरा ये नीचे ग्रीन ब्लॉक्स वाला आंसर आ जाएगा, नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड, कितने लोग अनएम्प्लॉयड रह गए। यही 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स मुझे याद रखनी है। कैसे? दोबारा से, लेबर फोर्स यानी कि वो वहां पर खड़े सारे के सारे 100 बंदे, लेबर सप्लाई उसमें से जो काम करने को तैयार हो गए, और उसके बाद आपकी वर्क फोर्स जो काम कर रहे हैं, दैट इज माय वर्क फोर्स। इसके बाद वाई डू पीपल वर्क, लोग काम क्यों करते हैं? भाई लोग काम क्यों करते हैं? लोगों के पास पैसा नहीं है कमाने के लिए। सबसे पहला काम वर्क,
टू अर्न लिविंग। सबसे पहले अपनी आजीविका कमाने के लिए, अपनी रोज़गार कमाने के लिए, लोगों के डेली खर्चे करने के लिए भी हम वर्क करते हैं। एम्प्लॉयमेंट इन्फ्यूजेस द सेल्फ ऑफ सेल्फ एस्टीम, यानी कि अगर कोई बंदा नौकरी नहीं करता, काम नहीं करता, तो लोग उसे निठल्ला कहते हैं, बेवकूफ़, बेकार कहते हैं। तो इसलिए सेल्फ एस्टीम अपनी इमेज के लिए भी करता हूँ। और सबसे बड़ी बात, मैं एम्प्लॉयमेंट करता हूँ तो मुझे जीडीपी को, देश को कंट्रीब्यूट करने का मौका भी मिलता है, और मैं अपने देश की तरक्की करना चाहता हूँ, इसलिए मैं काम करता हूँ। इसके बाद वाई स्टडिंग अबाउट वर्किंग पीपल, मुझे क्यों पढ़ने की ज़रूरत है कि कितने लोग काम करते हैं, कितने लोग काम नहीं करते, ये सारी की सारी डिटेल मुझे क्यों पढ़नी है। सबसे पहले मुझे पढ़ना पड़ता है स्टडिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वर्क, कितनी क्वालिटी और कितनी क्वांटिटी हमारे ह्यूमन रिसोर्स की अवेलेबल है, यानी हमारे देश में कितनी वर्कफोर्स अवेलेबल है जो काम कर सकती है और कितना अच्छा काम कर सकती है। ये दोनों बातों को पता करने के लिए एम्प्लॉयमेंट स्टडी एनालाइज द प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी सेक्टर में कितने लोग लगे हुए हैं, सेकेंडरी में कितने लोग हैं, टर्सरी सेक्टर में कितने लोग हैं, ये कितने कितने लोग मिलकर मुझे हेल्प कर रहे हैं। उसके बाद सोशल इश्यूज, जितने ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगी उनका सोशल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा, और जितनी कम एम्प्लॉयमेंट होगी उतना ही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी कम होगा। तो उनके सोशल इश्यूज, वर्कर का एनवायरनमेंट कैसा है, लोगों को काम करने की जगह कैसी मिल रही है, तो वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, कितना वर्कर के साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ये सारे के सारे इश्यूज भी हमें समझने को मिलते हैं। उसके बाद इट ऑफर्स इनपुट मैन पावर प्लानिंग। अगर मैं स्टडी नहीं करूंगा तो मुझे ये पता नहीं रहेगा कि कितनी लेबर कहाँ पर ज़्यादा है या कहाँ पर कम है। तो मैन पावर प्लानिंग के लिए भी मुझे वर्कर की स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद रेट ऑफ पार्टिसिपेशन, हमारे देश में लोग कितने कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से कंट्रीब्यूशन आ रहा है। तो सबसे पहले कह रहा है रेट ऑफ पार्टिसिपेशन फ्रॉम अर्बन एरियाज, अर्बन एरिया से, शहरों से 43.5% लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। 43.5% जो वर्कफोर्स है वो हमारे शहरों से आती है। उसके बाद गांव की बात करें तो देखो 53%, देखो शहर में पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं फिर भी कम कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, गांव में अनपढ़ लोग ज़्यादा हैं फिर भी 53% कंट्रीब्यूशन, गजब नहीं है। इन अर्बन एरियाज रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इज अबाउट 69% फॉर मैन, आदमी लोग 69% काम करते हैं शहरों में, और 16.2% वर्कफोर्स वुमेन की है। फोर्थ पॉइंट कहता है रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इज 77.3% फॉर मैन। गांव की बात करें तो 77.3%, 77.77% आदमी और 26.7% वुमेन जो है वो आपके वर्कफोर्स का काम करती है, आपके कामों में हाथ बटाती है, आपके जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है। ओवरऑल रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इज़ अबाउट 50%। अगर मैं पूरे देश की कंट्रीब्यूशन की बात करूं तो मेरी देश में 130 करोड़ की आबादी है, तो उसमें से 50% पॉपुलेशन जो है वो काम कर रही है, वो कंट्रीब्यूट कर रही है। इन फैक्टर से, इन ऑब्जर्वेशन से मुझे क्या पता लगा? सबसे पहले पता लगा हाई डिपेंडेंसी रेशो। देखो मेरे 130 करोड़ की आबादी है लेकिन फिर भी आधी जनता जो है वो काम कर रही है। दैट मीन्स आधी जनता जो है वो बाकी दूसरों पर डिपेंड है ना। तो ये बिल्कुल ऐसा सिस्टम है जैसे सपोज करो कि फैमिली में कमाने वाला तो एक है लेकिन खाने वाले कई सारे हैं। तो ओवरऑल रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इज़ नॉट वेरी हाई। हमारे देश में क्या होता है, जब बच्चा पढ़ रहा होता है तो अरे मेरा बच्चा अभी तो कॉलेज जाएगा, अभी तो पढ़ेगा लिखेगा, तो 21-22 साल तक वो डिपेंड रहता है। उसके बाद कहीं जाकर वो काम करना शुरू करता है। तो हाई डिपेंडेंसी रेशियो मतलब लोग एक दूसरे पर डिपेंडेंट ज़्यादा हैं, वो खुद किसी भी एक्टिविटी में एंगेज नहीं है। हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन, देखो हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन मतलब लोग गांव में, अर्बन एरियाज़ में 50% की पॉपुलेशन काम कर रही है, लेकिन हमारी प्रोडक्शन से चाइना से 3 से 4 गुना पीछे है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम काम तो कर रहे हैं लेकिन जितनी प्रोडक्टिविटी हमारी होनी चाहिए, जितनी कैपेसिटी से हमें काम करना चाहिए, हम उतना काम
नहीं कर पा रहे। हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन फॉर वुमेन इन रूरल एरिया, अगर मैं देखूँ तो गांव की औरतें ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही थी वर्कफोर्स में। इस हिसाब से तो मेरे माइंड में जाना चाहिए ना कि गांव की औरतों को ज़्यादा आज़ादी है, वो ज़्यादा मेहनती है, लेकिन नहीं, वो मजबूरी में ज़्यादा काम कर रही हैं। गांव में गरीबी ज़्यादा है तो वो बाहर से नौकर हायर नहीं कर सकते, तो वहाँ की लेडीज़ को ही मर्दों के साथ, मेंस के साथ कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो ये सारे की सारी ऑब्जर्वेशन हमने पढ़ी। उसके बाद इन रूरल एरिया पॉवर्टी कंपेल्स वुमेन टू अवॉइड एजुकेशन, तो गरीबी है तो औरतों को पढ़ाया नहीं जाता और अर्ली एज में, स्टार्टिंग में ही उन्हें नौकरी पर लगा दिया जाता है। विदाउट एजुकेशन, अब पढ़ी लिखी होती नहीं तो ज़्यादा महंगी नौकरियां उन्हें नहीं मिलती, ज़्यादा सैलरी वाली नौकरियां उन्हें नहीं मिलती, तनख्वाह कम रहेगी तो प्रोडक्टिविटी कम रहेगी, प्रोडक्टिविटी कम रहेगी तो हमेशा से ही क्या होगा, देखो, एंट्री इनटू द जॉब विदाउट एजुकेशन, अगर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो अगर मैं कोई जॉब करूँगा तो मुझे तनख्वाह कम मिलेगी, लेस प्रोडक्टिव जॉब मिलेगी। अगर लेस प्रोडक्टिव जॉब मिलेगी तो तनख्वाह कम रहेगी, लो वेज रेट और हाइयर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन में एक सस्टेनेबल लिविंग, तो मेरे घर के सारे लोगों को काम करना पड़ेगा, तब जाकर कहीं घर का गुजारा होगा। तो ये सारी की सारी ऑब्जर्वेशन हमने पिछले डाटा से पढ़ी। इसके बाद आ जाता है ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशन का मतलब भाई कौन सा सेक्टर हमारे वर्कफोर्स में लगा हुआ है, किस सेक्टर में कितनी वर्कफोर्स लगी हुई है, ये सारी की सारी बातें। तो प्राइमरी सेक्टर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, फॉरेस्ट वाला, फिशिंग वाला, माइनिंग वाला, तो इसके अंदर 46.1% हमारी वर्कफोर्स एंगेज्ड है। दूसरा सेक्टर हमारे पास आ जाता है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर हमारा मैन्युफैक्चरिंग है, कंस्ट्रक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई वाला है। इसके अंदर हमारी 21.8% लगी हुई है हमारी वर्कफोर्स। और उसके बाद टर्शरी सेक्टर आ जाता है। टर्शरी सेक्टर आपका सर्विस सेक्टर होता है, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस वाला सेक्टर होता है। इसमें हमारी वर्कफोर्स का 32.1% हिस्सा लगा हुआ है। तो देखने की बात क्या है कि प्राइमरी सेक्टर में अभी भी सबसे ज़्यादा लोग लगे हुए हैं, सर्विस सेक्टर में उसके बाद दूसरे नंबर पर, और सबसे आखिरी में सेकेंडरी यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ पर, सेकेंडरी सेक्टर पर फोकस नहीं किया जा रहा। देश की तरक्की के लिए सेकेंडरी सेक्टर बहुत ही ज़रूरी है। तो देखो, लार्ज सेगमेंट कंटिन्यू टू डिपेंड ऑन प्राइमरी एक्टिविटीज़, तो यही हमारी ऑब्जर्वेशन थी कि हमारा लार्ज सेक्टर जो है वो प्राइमरी सेक्टर पर एंगेज है अपनी लिविंग के लिए, और वहाँ पर उनकी तनख्वाह हमेशा कम रहती है। ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट इन प्राइमरी सेक्टर रिवील्स दैट कि सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में इतनी एम्प्लॉयमेंट नहीं है, लोग वहाँ पर इतना ज़्यादा काम नहीं कर पा रहे। सेकेंडरी सेक्टर अभी भी पीछे है, तो इससे हमें पता लग जाता है कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, हमारे देश के अंदर प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज़ बहुत कम है। जॉबलेस ग्रोथ, देखो, ग्रोथ और जॉबलेस दोनों ही अलग अलग वर्ड हैं। तरक्की तो हो रही है लेकिन जॉब बढ़ाए बिना, ये है इस वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग। तो इकोनॉमिक ग्रोथ अकर व्हेन जीडीपी राइजेस, भैया देश की तरक्की कब होगी, जब जीडीपी बढ़ेगी। तो जब जीडीपी बढ़ने का मतलब प्रोडक्शन बढ़ना, तो इट इंप्लाइज इंक्रीज इन लेवल ऑफ आउटपुट। लेवल ऑफ आउटपुट सिर्फ दो ही चीज़ से बढ़ सकता है, या तो भैया ज़्यादा लोगों को नौकरियाँ मिले, मतलब पहले 100 काम कर रहे थे अब 1000 काम करें, या फिर हम नई टेक्नोलॉजी लिए। तो हमारे देश के अंदर जीडीपी बढ़ तो रही है, लेकिन हमारे देश में जीडीपी बढ़ रही है टेक्नोलॉजी की वजह से, एम्प्लॉयमेंट की वजह से नहीं बढ़ रही। तो जॉबलेस ग्रोथ इज ए सिचुएशन व्हेन लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी टेंड्स टू राइज ओइंग टू इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, यानी कि नई नई टेक्नोलॉजी के साथ आपकी प्रोडक्शन तो बढ़ रही है, जीडीपी तो तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन उस हिसाब से आप एम्प्लॉयमेंट को जनरेट नहीं कर पा रहे। तो ए जॉबलेस ग्रोथ लीड्स टू क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट, लंबे समय से आप अनएम्प्लॉयमेंट हो, आप बेरोजगार हो, और वो चलती आ रही है, और आपका जीडीपी बढ़ रहा है। तो आप लोगों को क्या पिक्चर दिखा रहे हो कि भैया इंडिया के अंदर तरक्की हो रही है, तरक्की हो रही है, तरक्की हो रही है, लेकिन एक्चुअल में ग्राउंड रिपोर्ट पर लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही। वो जो तरक्की दिखाई दे रही है वो सिर्फ मशीनी तरक्की है, दैट इज जॉबलेस ग्रोथ।
कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। कैजुअलाइजेशन का मतलब अभी हमने पीछे कैजुअल वर्कर पढ़ा था, दिहाड़ी मजदूर, तो वो क्या कह रहा है कि हमारे देश के अंदर कैजुअलाइजेशन, दिहाड़ी मजदूर बढ़ते जा रहे हैं और रेगुलर वर्कर की तादाद कम होती जा रही है। तो कैजुअलाइजेशन एक बहुत भारी समस्या है इंडियन इकोनॉमी जैसों के लिए। कह रहे कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन द परसेंटेज ऑफ कैजुअली हायर्ड वर्कर इन टोटल वर्कफोर्स टेंड्स टू राइज ओवर टाइम। तो लोग जो हैं कैजुअल वर्कर्स बढ़ते जाएं बढ़ते जाएं बढ़ते जाएं, रेगुलर वर्कर कम होते जाएं, दैट इज कैजुअलाइजेशन। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि भैया बल्क ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कफोर्स आर इन रूरल एरियाज। भाई गांव में खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, वो नौकरियां नहीं करते, वो खुद के खेतों पर काम करते हैं, तो उनको नॉन फार्म जॉब्स के बारे में से पशुपालन के बारे में, फिशिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं होती, और जानकारी नहीं होती तो इसलिए उन्हें माइग्रेट करने में, एक जगह से दूसरी जगह जाने में दिक्कत आती है। उसके बाद डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ज़रूरत से ज़्यादा लोग एक जगह पर काम कर रहे होते हैं। एक फार्म में सपोज करो 5 बंदों की ज़रूरत है, लेकिन घर में 8 के 8 बंदे वहाँ फार्म पे जाते हैं, तो वो जो 3 एक्स्ट्रा बंदे लगे हुए हैं उनकी आउटपुट ज़ीरो है, वो वेस्ट है। उसके बाद टेकिंग चांस ऑफ अपॉर्चुनिटी, अगर वो शहर में आ भी जाते हैं कि चलो यार शहर जाके देखते हैं कुछ तरक्की हो जाए, तो उन्हें कोई परमानेंट नौकरी नहीं देता, उन्हें दिहाड़ी मजदूर का काम करना पड़ता है, डेली वेजर्स का काम करना पड़ता है। यही हमारे देश में फ़िलहाल सबसे बड़ी समस्या है। उसके बाद इनफॉर्मलाइजेशन दूसरी समस्या है। इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स हमारे देश की दूसरी बड़ी समस्याओं में से एक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ये इनफॉर्मल मतलब क्या है। सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट में बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 सेक्टर। एम्प्लॉयमेंट्स को हमने 2 सेक्टर में बांट दिया। कौन कौन से हैं वो 2 सेक्टर? फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर कहता है जहाँ पर आपके पास आपकी रेगुलर वर्कर हो, आपको तनख्वाह मिलती हो, आपको सिक्योरिटी। तो फॉर्मल वर्कर्स कौन से होते हैं? देखो, वर्क इन ऑर्गेनाइज सेक्टर से, पब्लिक कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में, कहीं पर भी लगे हुए हैं। इनफॉर्मल वर्कर्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लगे हुए हैं, दिहाड़ी मजदूर है, कहीं पर भी नौकरी कर रहे हैं। सपोज कहीं शॉप पर लग गए, किसी बाजार में लग गए, सपोज करो किसी अनाज मंडी में कट्टे उठा लिए, तो दिस आर इनफॉर्मल वर्कर्स। आर एंटाइटल टू, फॉर्मल वर्कर्स को हमेशा सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिलेंगे, पेंशन वेंशन मिलेगी, लेकिन इनफॉर्मल वर्कर्स को कुछ भी नहीं मिलेगा। फॉर्मल वर्कर्स की ट्रेड यूनियन होती है, इनफॉर्मल वर्कर्स की ट्रेड यूनियन नहीं होती। फॉर्मल वर्कर्स के ऊपर लेबर लॉ अप्लाई होता है और इनफॉर्मल वर्कर्स के ऊपर लेबर लॉ अप्लाई नहीं होता। तो इनफॉर्मलाइजेशन क्या है? जब आपके पास फॉर्मल सेक्टर में ज़्यादा नौकरियां ना मिलकर जब आपको इनफॉर्मल सेक्टर में नौकरियां मिलने लगती हैं, तो इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स इज डिफाइंड वेयर परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स इन फॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर में तो लोग कम होने लगे और इनफॉर्मल सेक्टर में लोग बढ़ने लगे, दैट इज इनफॉर्मलाइजेशन। यानी कि लोगों को रेगुलर बेसिस वाली जॉब कम मिलने लगे और उन्हें इनफॉर्मल सेक्टर्स की जॉब ज़्यादा मिलने लगे, तो दैट इज़ इनफॉर्मलाइजेशन। ये भी हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या है। प्रेजेंटली फॉर्मल सेक्टर कम्स टू मेयरली 10% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स। हमारी वर्कफोर्स का सिर्फ 10% हिस्सा ही फॉर्मल सेक्टर में लगा हुआ है, कंपनियों में लगा हुआ है। 90% वर्कफोर्स जो है वो अभी भी इनफॉर्मल है, वो अभी भी कैजुअल वर्कर्स हैं, वो अभी भी परमानेंट वर्कर्स नहीं हैं। ये है हमारी समस्या। उसके बाद हमारे पास कई तरह की एम्प्लॉयमेंट या टर्म्स आ जाती हैं। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड का मतलब होता है छुपी हुई अनएम्प्लॉयमेंट। छुपी हुई अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब मैंने कहा ना कि एक फील्ड के ऊपर 5 बंदों की ज़रूरत है लेकिन 8 लगे हुए हैं। अब मुझे दिखाई तो देगा कि वो 8 के 8 काम कर रहे हैं, मुझे क्या दिखाई देगा कि ये 8 के 8 बंदे काम कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में 5 बंदों की ज़रूरत थी, उससे ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी, तो वो 3 बंदों की आउटपुट वेस्ट है। तो दिस एम्प्लॉयमेंट अकर व्हेन नंबर ऑफ वर्कर्स एंगेज इन जॉब मच मोर देन एक्चुअली रिक्वायर्ड। तो किसी काम को करने के लिए जब 5 बंदों की जरूरत है और उससे ज्यादा बंदे उस काम को कर रहे हैं, दैट इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजन के हिसाब से, भैया मैं गेहूं का काम करता हूं, गेहूं उगाने का काम करता हूं, तो 6 महीने मेरा सीजन है, मैं काम करूंगा, और 6 महीने ऑफ सीजन होगा, मैं अनएम्प्लॉयड रहूंगा, दैट इज अ सीजनल ऑक्यूपेशन।
तीसरा आता है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि अब इंडस्ट्रीज़ को भाई पढ़े लिखे स्किल्ड वर्कर्स चाहिए और हमारे यहाँ पर तो अनस्किल्ड वर्कर की भरमार हो रही है। तो इट इंक्लूड्स इलिटरेट पर्सन जो काम करना तो चाहते हैं लेकिन पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं, तो उन्हें इंडस्ट्रीज़ में काम नहीं मिलता। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या, लोग पढ़े लिखे तो हैं लेकिन इतनी नौकरी हमारे पास नहीं है कि वो हर जगह तक पहुंच जाए या हर बंदे को दे जा सके। तो इन इंडिया द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अमंग द एजुकेटेड, हर साल इतने सारे बंदे एजुकेटेड हो जाते हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा है, हमारे पास स्कूल कॉलेजेस ज़्यादा हैं, तो क्या होता है वर्कफोर्स भी ज़्यादा तैयार हो रही है लेकिन उसी हिसाब से हमारी जॉब्स नहीं बढ़ रही। ओपन एम्प्लॉयमेंट, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट आपकी अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन है, जो लोग काम करना चाहते हैं, जिनको काम कर सकते हैं लेकिन जिनको काम नहीं मिल रहा, दैट इज़ आपकी ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। इसके बाद आपके पास स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, जब आपके देश में स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाते हैं तब आपकी वो बन जाती है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे सपोज करो पहले टीवी आते थे बड़े बड़े वो, और अब एलईडी आने लगी, तो जो टीवी की कंपनियां थी वो बंद हो चुकी, तो जिन लोगों को टीवी रिपेयर करने का काम आता था वो बेचारे बेरोजगार हो गए। अब उनके पास दो ही ऑप्शन है, या तो वो एलईडी को रिपेयर करना सीख लें, एलईडी बनाना सीख लें, वरना वो बेरोजगार हैं। तो इसीलिए स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या, जब आपकी टेक्नोलॉजी चेंज होगी, नए नए पैटर्न्स आपकी डिमांड के आ गए और उसकी वजह से आप अनएम्प्लॉयड हो गए और पुराना जो था वो मार्केट से हटता जा रहा है, तो दैट इज अ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। देश में स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए, उसकी वजह से स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, जब आप एक जॉब को छोड़कर दूसरी जॉब पर शिफ्ट होने की बात करते हो तो बीच के टाइम पीरियड में जब आप अनएम्प्लॉयड रहते हो, दैट इज आपका फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो इट अकर्स ड्यू टू imperfection mobility of labor across the different occupation. One wish to move one job to another. एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब पर जा रहा हूँ तो बीच में जो टाइम पीरियड के लिए अनएम्प्लॉयड रहूँगा, दैट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी होगी, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट आपकी अप एंड डाउन्स की वजह से होगी, इन्फ्लेशन की डिफ्लेशन की वजह से, आर्थिक मंदी आ गई, लॉकडाउन आ गया, तो उसकी वजह से जब मेरे देश में मुझे अनएम्प्लॉयमेंट फेस करनी पड़ेगी, दैट इज़ आपका साइक्लिकल। कोजिस क्या है, कारण क्या है हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट के? सबसे पहले स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, देश की तरक्की बड़ी धीरे धीरे हो रही है, तो इसीलिए आपकी पॉपुलेशन जल्दी से बढ़ जाती है, आपकी एजुकेटेड वर्कफोर्स भी तैयार होती जा रही है, दुनिया भर के इंस्टीट्यूशन है, लेकिन आपके पास नई नई फैक्ट्रियाँ नहीं है। रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का तेजी से बढ़ना सबसे पहले मेरे बेरोजगारी का कारण है। एग्रीकल्चर में 46% लोगों का लगा होना मेरे लिए अनएम्प्लॉयमेंट का कारण है। क्यों? 6 महीने काम करेंगे यार, 6 महीने घर पे बैठे रहेंगे, तो एग्रीकल्चर एक सीजनल ऑक्यूपेशन है, परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, चलो मान लिया एग्रीकल्चर कर रहे हैं लेकिन फिर भी फैसिलिटीज़ को यूज़ नहीं कर रहे, टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर रहे, और उसी की वजह से उनकी प्रोडक्शन कम रहती है, प्रोडक्टिविटी कम रहती है, तो वो बेचारे गरीब रह जाते हैं। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, कमाएगा एक और खाएंगे 5, तो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम चलता है हमारे देश में अभी भी, और ये हमारे हाई डिपेंडेंसी रेशो को, आपके बाकी 4 बंदों को डिपेंडेंट कर देता है उस पर जो बंदा कमा रहा है। तो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम भी आपके देश का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। डीके ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, छोटी छोटी घरेलू इंडस्ट्रीज़, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ ख़त्म होती जा रही हैं, मशीन मेड प्रोडक्ट आते जा रहे हैं। तो पहले घर में फैक्ट्रियाँ लगी हुआ करती, छोटे छोटे काम घर में हो जाया करते, तो उससे लोगों को ना कुछ हेल्प मिल जाया करती खर्चों में, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा, तो इसीलिए ये भी समस्या अनएम्प्लॉयमेंट को उजागर कर रही है। लो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, लोगों के पास पैसा कम बचता है तो सेविंग कम कर पाते हैं, सेविंग कम कर पाते हैं तो इन्वेस्टमेंट भी कम हो पाती है, और नई फैक्ट्रियां या सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस खोलना भी मुश्किल होता जा रहा है। लिमिटेड मोबिलिटी ऑफ लेबर, आज भी एक जगह से दूसरी जगह जाने पर मुझे घर वालों की परमिशन लेनी पड़ती है, और मैं इतना फ्री नहीं हूँ, इतना आज़ाद नहीं हूँ कि कहीं भी आ जा सकूँ। तो एक मोबिलिटी, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होने में भी दिक्कतें आती हैं। अब इस सब चीज़ों को दूर कैसे किया जाए, हाउ कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम? सबसे पहले अपनी प्रोडक्शन को, अपनी जीडीपी को तेज़ी से बढ़ाया जाए, नई नई फैक्ट्रियां लगाई जाएं, तब जाकर कहीं आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी।
हाई रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, तेज़ी से इन्वेस्टमेंट की जाए, तेज़ी से कैपिटल पूंजी बढ़ाई जाए, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए, तब जाकर कहीं हमारा देश जो है वो तरक्की करेगा। हेल्प टू सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, जो बंदे अपना बिजनेस खोलना चाहते हैं उन्हें लोन दिया जाए, उन्हें कैपिटल दी जाए ताकि वो अपना बिजनेस खोल सके और वो बेरोजगारी को दूर कर सके। एजुकेशनल रिफॉर्म, एजुकेशनल रिफॉर्म्स को ठीक करना चाहिए, लोगों को ऐसी नॉलेज दी जाए कि वो फटाक से अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें और सीधा ही वो अपने प्रोडक्टिविटी को, जीडीपी को कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हो जाए। एजुकेशन में भी कई सारे चेंजेस करने की ज़रूरत है। थ्योरेटिकल एजुकेशन, भाई 12th क्लास पढ़ने के बाद भी सिर्फ आपको थ्योरेटिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल की कोई नॉलेज नहीं है। तो एजुकेशन में कुछ ऐसा बदलाव हो जिससे आपको तरक्की मिले, आपको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए। तो उसके बाद टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, हमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी, हमें लेबर से रिलेटेड जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ेगी, हमें मशीनों पर भरोसा नहीं करना। कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज़, मिलजुल कर इंडस्ट्री लगाई जाए, 20-30-100-50 बंदों को इकट्ठा कर कर इंडस्ट्रीज़ लगाई जाए, तब जाकर आपकी इंडस्ट्रीज़, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या दूर होगी। एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम चलाए जाएं मनरेगा जैसे, ताकि लोगों को रोज़गार मिले, लोगों तक मिनिमम एम्प्लॉयमेंट पहुंचे, जितनी कि हर बंदा काम कर सकता है, हर बंदे को कुछ ना कुछ काम मिले, तभी जाकर आपकी अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को दूर करेंगे, तभी हम एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दे पाएंगे। यही था हमारा चैप्टर और इसी के बारे में हम पढ़ते हैं। अगर कोई भी डाउट्स आप लोगों को इस चैप्टर के रिगार्डिंग आ रहे हों तो आप वो मुझसे शेयर कर सकते हो। थैंक यू।